डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन है उसका टाइप्स है, बहुत सारी चीज़ बेसिक्स है। रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, कैसा प्रकार है, कैसे रिएक्शन को पहचानेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मज़े से पढ़ते रहिए। हम लोग एक एक टॉपिक आपको एकदम शानदार तरीके से दे रहे हैं, उस चीज़ को बिल्कुल कंप्लीट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। एकदम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको अच्छे से हम लोग को पहले समझना है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग किस किस चीज़ों को पढ़ेंगे वो देखिए। हम लोग इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग केमिकल इक्वेशन जो लिखते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। काफ़ी इस तरीके से और बेसिक जो कंसेप्ट है उसको सिखाया जाएगा। कुछ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बारे में आप लोग को जिन स्टूडेंट को नहीं जानकारी होगा, घबराने की बात नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ला करके किस तरीके से कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, बनाए जाते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे रेडी होता है, वो सब चीज़ के बारे में बेसिक एक एक्स्ट्रा क्लास के तहत आप लोग को बेसिक जानकारी हम लोग के माध्यम से दिया जाएगा। फिर देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। फिर देखेंगे जो समीकरण है, जो रासायनिक समीकरण है, उसके अभिक्रिया का जो प्रकार है, ये कितने प्रकार के होते हैं, वो उसके टाइप्स को देखेंगे। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंट है ना, ऑक्सीजन का क्या प्रभाव है, क्या रोल है, जितना आपके सिलेबस में पढ़ना उन सब चीज़ों को अच्छे से देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, हमारे डे टू डे लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे खाना का पचना है, हम लोग ब्रश करते हैं तो आखिर सुबह उठते हैं, हमारा जो मुंह होता है वो उतना फ्रेश नहीं होता है, ब्रश करने के बाद फ्रेश क्यों हो जाता है। दांत का जो सड़ना होता है या फिर उसे बचाते किस तरीके, क्यों दांत सड़ता है, क्या खाते हैं जिसकी वजह से वो जो, क्योंकि जो दांत बना हुआ वो कैल्शियम से बना हुआ जो कि एक धातु है, मेटल है, तो उसे क्षय होने का क्या वजह है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग जो भी बेसिक चीज़ या उससे छूटे हुए जो भी सामान्य बातें होंगे उन सब चीज़ों को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो आइए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक टॉपिक आपको इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए। एक से दो बार देखेंगे आपको हर चीज़ क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, जो टॉपिक हमारा है केमिकल रिएक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन है क्या, देखिए हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहले तो देखिए आखिर केमिकल रिएक्शन एक परिवर्तन ही तो है। कैसा परिवर्तन है, तो एक होता है परिवर्तन, होता है भौतिक परिवर्तन। एक परिवर्तन होगा जिसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेज होता है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ों को समझेंगे। रासायनिक परिवर्तन करने का क्या और भौतिक परिवर्तन करने का मतलब क्या है उसको देखिए। जैसे हम लोग पानी को ले लें, नल से पानी लें, रेफ्रिजरेटर में रख दें, फ्रीज में आइस बना दें उसको। अब पानी जो हो गया, अवस्था चेंज कर लिया, पहले लिक्विड फेज में था, अब हो गया ठोस फेज में, सॉलिड फेज में हो गया। फिर उसको पिघला दें, फिर पानी बन गया, फिर लिक्विड फेज में बन गया। उसको बॉयल करके भाप बना दे, वो क्या बन गया, गैसियस फेज में बन गया। तो पानी पानी ही रहा, कोई चेंज नहीं, केवल फेज चेंज हुआ। जैसे पेपर का टुकड़ा है, उसको कैंची से लेकर पीस पीस काट दिए। अब पेपर कटने से पेपर के अलावा कुछ नया सब्सटेंस नहीं बन जा रहा है, कोई नया चीज़ नहीं बन जा रहा है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनते हैं उसे कहते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वो कैसा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन होगा तो फिर से हम जो मूल चीज़ था उसको हम पा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या है, वैसे परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाए, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। मतलब ये दोबारा से अपने ओरिजिनल गुण में नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर आप चावल का एग्जांपल लें, चावल है उसको बॉयल कर दीजिए, भात बन गया। अब भात से पुनः हम चावल नहीं प्राप्त कर सकते। खाने का पचना है, अब खाना पच गया, उसके बाद दोबारा से खाना नहीं बना सकते। अंडा है, कच्चा अंडा, उसको बॉयल कर दीजिए, अब बॉयल हो गया, अब वो बॉयल अंडा फिर से कच्चा में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस टाइप के जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो कैसे एग्जाम्पल है, वो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। तो रासायनिक परिवर्तन का ही चीज़ के प्रारूप को हम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है। आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ में
जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार के परिवर्तन होता है। कैसा? एक भौतिक परिवर्तन है, दूसरा कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में आ जाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। उसके देखेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक पदार्थ आपस में इंटरेक्शन करके परिवर्तित होते हैं, एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ? जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या एक है चीज उसी वही नया चीज में बदल जाएगा, या एक के अलावा दो पदार्थ तीन पदार्थ आपस में मिलेंगे और हो सकता है इकट्ठा होकर एक बन जाए, या हो सकता है इकट्ठा होकर के वो अलग अलग पदार्थ का निर्माण करे, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे खाने के एग्जाम्पल, मान लीजिए सब्जी बनाते, बहुत सारा चीज़ है रखे और एक प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हमको? सब्जी मिलता है। वो हो गया कि बहुत सारे मटेरियल को मिला के एक प्रोडक्ट हुआ। वह लेकिन हम लोग केमिकली इस चीज़ को देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे, आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। अब ये देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो बात है उसको थोड़ा सा देखिए। क्या क्या वर्ड याद रखना है रासायनिक में? एक याद रखना है अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट। थोड़ा साइंस में हम लोग को इंग्लिश भी जानते चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है उत्पाद। क्या होगा? उत्पाद होगा। उत्पाद आखिर बना क्या? उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं, थोड़ा वर्ड से परिचित होइए, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ है, मतलब अभिकारक वैसे चीज़ जिन चीज़ों को हम ले रहे हैं, जैसे अभिकारक के रूप में हम अगर ए और बी दो अभिकारक है जिसको लिए और एरो हेड से दिखाते हैं कि नया प्रोडक्ट बना क्या, और सी और डी कुछ नया सब्सटेंस बनता है, तो ए और बी क्या हो गया? ए और बी क्या है भाई? तो ए और बी क्या हो गया? ए और बी हो गया। ये दोनों हो गए दो तरह के अलग अलग अभिकारक। और ये जो प्रोडक्ट कौन हो गए? प्रोडक्ट सी और डी दोनों हो गया। हो सकता है प्रोडक्ट एक बने या दो बने, वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसा है, उस पर निर्भर करेगा। अब देखिए यहाँ पर हम दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करते हैं आपस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। जैसे हाइड्रोजन किस रूप में होता है? H2 के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के रूप में, और ये O2 के फॉर्म में। और ये जब पानी बनता है क्या बना? 2H2O, 2 मोल जल बनाता है। आखिर ये चीज़ है, ये हम लोग सीखेंगे कब? ये हम लोग 1-2 स्लाइड के बाद हम लोग सीखेंगे, जब बैलेंस करेंगे, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, उस समय हम लोग सीखेंगे। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन है। अब इस पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकालने के लिए बहुत सारा एक अलग टाइप का प्रोसेस हमको गुजरना पड़ेगा, अलग मैकेनिज्म से गुजरना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसका बहुत टफ मैकेनिज्म यूज करके हम उसके मूल रूप को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसका मतलब वो प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, अब क्या होगा? दोबारा से वो ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न नहीं होगा। तो ये देखना है। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें क्या होते हैं? ओरिजिनल फॉर्म में सब्सटेंस आ जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से जानते हैं। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या हो? रासायनिक गुण में क्या करता है? परिवर्तन कर लेता है। और रासायनिक गुण में परिवर्तन हो गया, जैसे पहले अगर कोई चीज़ था लिक्विड के फॉर्म में, अब हो सकता है सॉलिड के फॉर्म में आ जाए, उसका स्मेल चेंज कर जाए, उसका जो मास है वो अलग होना शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ गैसियस प्रोडक्ट बन करके हवा में उड़ जाएंगे, तो उसमें का पहले जो रिएक्टेंट का जो मास था उसमें कुछ कमी आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रोडक्ट बनता है और जो रिएक्टेंट होता है वो दोनों के मास बराबर होते हैं। तो हमको रिएक्शन कराते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उन सारे के सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा संभाल के रखें, उसको एक कंटेनर में उसको रखें, तभी जाके हमारा मास बैलेंस होगा। ये 9 क्लास में थ्योरी है, इसको देखना है। और रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारे गुण को देखना है। कैसा गुण है भाई? तो रासायनिक परिवर्तन में समानता पदार्थ का रासायनिक गुण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब रासायनिक क्रिया होगा तो पदार्थ का जो गुण होगा उसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद पहले अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये भी कंडीशन है कि जो रिएक्टेंट हम लोगों ने यूज किया उसको हम वैसा रिएक्टेंट को हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते। ये कैसा परिवर्तन है? अस्थायी परिवर्तन है, मतलब एक बार चेंज हो गया तो चेंज हो गया, अब ये दोबारा से अपने मूल रूप में नहीं आएगा। रासायनिक परिवर्तन के बाद एक कैसा पदार्थ का निर्माण होता है? एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। कैसा पदार्थ का निर्माण होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। ये सब पूछा जाता है आपसे, एग्जाम में पूछा जाता है, जानना है। जैसे दूध से दही बनना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो हम लोग घर में देखते हैं। लोहे पर जंग लगना, ये सब के सब जो है, जैसे वायु के संपर्क में आने से क्या होता है? लोहे में जंग लग जाता है। अंगूर के रस का किण्वन करना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सब के सब क्या है? और हम जो श्वसन करते हैं वो सारा के सारा चीज़ किसका कैसा परिवर्तन का एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। दूध से दही बना, दूध से दही बन गया, क्या करेंगे? दही से दूध तो बनेगा नहीं, तो दही से दूध बनाए तो क्या होगा? एक तो हो गया उस गुण में परिवर्तन,
स्वाद में परिवर्तन, उसके बाद हम लोग कहले कि एक फेज में ही परिवर्तन हो गया, दूध लिक्विड फॉर्म में है लेकिन दही सेमी लिक्विड फॉर्म में है या कहते सेमी सॉलिड फॉर्म में है, वैसा परिवर्तन है। तो ये सब सारे परिवर्तन दिखते हैं हम लोग कैसा, रासायनिक अभिक्रिया में दिखता है। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करने के लिए कुछ बताया गया है, कुछ आपको 5-6 जो हम लोग स्लाइड में देखेंगे वो होगा। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बात दिया हुआ उसको देखते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो ताप का या प्रकाश का उसमें से उत्सर्जन होगा। कैसे होगा, जैसे मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे आता है, 12वां नंबर पे आता है। हम लोग लिखते भी हैं, Mg लिखते हैं 12 और ऐसे 24। इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, घबराना नहीं है, इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। फिर ये ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम के रिबन को कहा जाता है, मैग्नीशियम के रिबन जो स्ट्रिप है उसको क्या किया जाता है, जब जलाया जाता है, जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं ना तो वो समझिए कि ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो रहा है। तो जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हालांकि ये 2 मोल बनता है कितने मोल है, 2 मोल बनता है। हम लोग इस चीज़ को बैलेंस करके सीखेंगे। 2 मोल मैग्नीशियम लेंगे तो कितना मोल बनता है, ये बनता है 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो क्या हुआ, ये क्या चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। मैग्नीशियम एक अलग तत्व था, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, और ये नया प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया यौगिक बन गया। ये क्या बताया, ये बताया केमिकल रिएक्शन को बताया। और ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें किसका उत्सर्जन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। इसमें कितना होता है, लाइट निकलते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, डेजलिंग फ्लेम निकलता है। इसमें फ्लेम जो निकलता है डेजलिंग टाइप से निकलता है, चमचमाता हुआ टाइप से निकलता है। तो इसमें देखिए, तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या किसका हो सकता है उत्सर्जन, क्या होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा। पटाखा आप छोड़ते हैं, कोई सा ही पटाखा, क्रैकर्स, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी देखिए उसमें क्या है, साउंड भी आता है, लाइट भी आता है और स्मेल भी आता है। ये तीनों चीज़ों आता है। ये सब के सब कैसा है, मतलब वो पटाखा के साथ क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ। वो जो आप सब्सटेंस लाए थे उस सब्सटेंस को क्या करिए, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया उसको। दूसरा है कि केमिकल रिएक्शन, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप बनना। अवक्षेप कहने का मतलब कि वो रिएक्शन होगा तो कंटेनर के तली में, कंटेनर के जो तली होगा, ये कंटेनर है, ये मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं। ये कंटेनर का जो ये है, इसके तली में क्या बन जाएंगे, इसके तली में कुछ अवक्षेप बन जाएंगे, कुछ अवक्षेप। यही जो तली में जम जाता है उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप। जम जाता है, अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। और ये प्रेसिपिटेट में इसके लिए क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या लेंगे, एक्वस फॉर्म में, मतलब एक्वस कहने का मतलब उसमें क्या मिला हुआ है, वो पानी मिला हुआ उसके पास, पानी में, सूखा नहीं है, पानी वाला मटेरियल है। और उसमें सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, AgCl, यही अवक्षेप बन जाता है। अवक्षेप को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, एरो हेड देकर के नीचे की तरफ अवक्षेप बना, और क्या बना, सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बना। तो 2 यहाँ पर जो अभिकारक कितने हैं, 2 हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। और जो उत्पाद है वो कौन है, सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों कहेंगे उत्पाद है। ये अवक्षेप के लिए एरोहेड नीचे से यूज़ करते हैं। एरोहेड को ऊपर बना देंगे तो इसका मतलब वो गैस बन के वातावरण में जा रहा है। तो 2 तरह के हम लोगों ने सीखा कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ताप या प्रकाश उत्पन्न होगा, मतलब या तो गर्मी देगा, नहीं, या तो लाइट उत्पन्न, अगर कोई रिएक्शन होता हुआ मिल रहा है इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वहाँ पे। अवक्षेप अगर बन रहा है तो क्या, कैसा बन रहा है, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया वो। ठीक है, ये कुछ पहचानने का तरीका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। जैसे जिंक है, ये जिंक है, और ये जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, HCl मीन्स हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ये जिंक के साथ क्या बनता है, ये क्लोरीन रिएक्शन करता है। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन करता है। ये क्या बनता है, जिंक क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे, सब नाम आपको लिखा हुआ एक PPT में आपको सिखाएंगे कैसे नाम लिखते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा। और देखिए हाइड्रोजन गैस, ये कौन सा गैस है, ये है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ जा रहा है, देखिए ऊपर एरोहेड, मतलब वातावरण में जा रहा है। और साथ ही साथ हीट उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर गैस का उत्पत्ति भी हो रहा है, उष्मा का भी उत्पत्ति हो रहा है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। 3 टॉपिक को सीखे। उसका चौथा, रंग का परिवर्तन। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, एक
मेटेरियल एक क्या कहेंगे यौगिक है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इस ये कैसा कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जब इसका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा हो, अम्लीय नेचर का, अम्लीय हो, एसिडिक नेचर का हो, जब इसका रिएक्शन हम लोग किसी के साथ कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, क्रोमिक सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाता है, क्रोमिक सल्फेट बनाता है। और कैसा रंग का हो जाता है, ये हरा कलर का हो जाता है। ये कैसा कलर का हो जाता है, ये हरा कलर का हो जाता है। मतलब कलर चेंज हो गया, नारंगी से किस में बदल गया, हरा कलर से। तो जब कोई केमिकल में, एक केमिकल में दूसरा केमिकल डालिए, अगर उसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है, वो केमिकल पहले वाला फेस में नहीं रहा, अब वो रिएक्शन होकर एक नया प्रोडक्ट बन चुका है। इन सब चीज़ों को पहचानने का ध्यान में, ठीक है। इधर देखते हैं कुछ रासायनिक समीकरण, जो मैग्नीशियम रिबन वाला हम लोग अभी देखें उस चीज़ को समझे ही समझे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, MgO। यहाँ भी देखेंगे एक मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 है। तो +2 और -2 कैंसिल होकर एक मैग्नीशियम को एक ऑक्सीजन चाहिए। छोटा छोटा जो बेसिक चीज़ है, जिन स्टूडेंट्स का नहीं कंप्लीट होगा, नहीं आ रहा होगा, आप बिल्कुल जब वीडियो जब जाए आपके पास, आप कमेंट कर दीजिएगा या नंबर दिया जाता है, आप कॉल कर लीजिएगा। और ऐसे भी हम लोग एक बेसिक जो कंसेप्ट है ना केमिस्ट्री का, वो आपको हम जरूर देंगे। इससे आपका क्या होगा, इन सब रिएक्शन से या इन सब जो यौगिक हैं, कंपाउंड्स हैं, इन सब से आप टाई अप हो जाएंगे। जब आप टाई अप हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। केमिस्ट्री भी एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। लैब में जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ होता है वही हम लोग को बुक में दिया जाता है। इसे केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको फुल्ली प्रैक्टिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब फुल्ली प्रैक्टिकल चैप्टर है साइंस का। ये सब बिल्कुल ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को घबराना नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके जो इस तरीके से जो लिखा गया, ये इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया, ये समीकरण लिखे हम लोग, लेकिन अब रासायनिक अभिक्रिया मतलब उसी के जो कंपाउंड या जो एलिमेंट का जो नाम है, उसके तरीके से अगर हम लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तब इसी को कह देंगे हम लोग रासायनिक समीकरण कह देंगे। क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया, इसको कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग शब्द शब्द में नाम लिख के नहीं लिखते, उसका जो केमिकल फार्मूला होता है उसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ों को लिखते हैं, ताकि लिखना इजी हो, पता भी चले कि कौन कौन सा एलिमेंट किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनका एक नया नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और होता है H2SO4 है, मतलब हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एक अलग अलग रेशियो में होते हैं। तो वो लिखा हुआ जो केमिकल फार्मूला इस टाइप से लिखा हुआ होता है, हमको पता चलता है। साथ ही साथ इस केमिस्ट्री के जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, परमाणु का वर्गीकरण जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो और भी चीज़ें सब चीज़ क्लियर होता चला जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब रासायनिक तरीका जो लिखने का जो सांकेतिक तरीका है, जो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, उसमें पहला बात क्या आया, अभिकारक है। अभिकारक क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन में क्या अभिकारक ही क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जो रिएक्शन में भाग लेता है वो क्या कहलाया, अभिकारक कहलाया। सपोज करिए कि आपको सब्जी बनाना है, इसका एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप सब्जी के लिए आलू है, गोभी है, सॉल्ट ले लिए, बहुत सारे स्पाइसेस ले लिए और पानी ले लिए। इन सब चीज़ों को आपने क्या किया, एक इकट्ठे करके जो भी चीज़ यूज़ किया सब्जी बनाने के लिए, वो सारा के सारा चीज़ क्या हो गया, अभिकारक हो गया। और जो प्रोडक्ट बना, जो फाइनली रेडी हो के तैयार हो गया सब्जी, वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये सब चीज़ है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो सारे के सारे चीज़ क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और जो फाइनली हमको मिलता है उसको उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों यहाँ से यहाँ तक जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, अभिकारक है ना, अभिकारक। उत्पाद क्या हो गया, उत्पाद क्या हो गया, जो प्रोडक्ट है हमारे पास, जो प्रोडक्ट है जो हमारा फाइनली बन के क्या आ रहा है, उसको कहेंगे, क्या चीज़ कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। उत्पाद, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, ये है प्रोडक्ट है, ये है उत्पाद, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद है, और ये अभिकारक है। PDF का नोट्स आपको मिल जाएगा, और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जो उष्मा शोषी रिएक्शन होते हैं, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक कहने का मतलब कि जिसको रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या हो, जिसको रिएक्शन कराने के लिए हीट देना पड़े, क्या करे, हीट देना पड़े, हीट देना पड़े, हीट देना पड़े, हीट चाहिए उसको। और एक्सोथर्मिक कहने का मतलब कि क्या हो, उसको हीट क्या करता है, वो हीट
उत्पन्न करता है, उत्पाद में देता है, मतलब रिलीज करता है। क्या करता है? रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। उसको कहेंगे हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे? उष्माक्षेपी रिएक्शन कहेंगे, चाहे कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। अब एक कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे एक कंपाउंड है, ध्यान से देखिए। इसको कहेंगे अमोनियम क्लोराइड। दूसरा हमारे अब एक दूसरा कंपाउंड है बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम लोगों ने क्या किया? इसको हम लोगों ने इन दोनों को एक कंटेनर में रख करके गर्म कर दिए। इन दोनों को एक कंटेनर में रख के क्या किए? गर्म किए। पहला प्रोसेस, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड है, उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और ये दोनों को साथ में साथ करके क्या किए? हीट किए। क्या कर दिए हम लोग? हीट किए हैं सिग्नल से। अब उसको दिखाते हैं हीट करना। जब हीट करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो हमको मिल रहा है वो सारा के सारा क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। और ये तो फीलिंग है, ये प्रोडक्ट में क्या है? फीलिंग है, ये फीलिंग है। फीलिंग कैसा देगा समझिए। ये बनता है प्रोडक्ट में बेरियम क्लोराइड एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरा जल बनाता है H2 2 मोल पानी बनाता है, और 2 मोल अमोनिया बनाता है। 3 प्रोडक्ट बनाया, समझिए। 2 हम लोग रिएक्टेंट लिए हैं। हमारे पास प्रोडक्ट का जो कंपाउंड है कितने हैं? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये 3 प्रोडक्ट बनाया, और इसको हीट किए थे, इसलिए इसको हीट देना पड़ा। जब ये हीट दिए इसलिए कैसा रिएक्शन हो गया? उष्माशोषी रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। और ये बाद में क्या होता है पता है? ये होता है प्रोडक्ट मिलने पर ठंडा हुआ। ये प्रोडक्ट जो मिला हमको कैसा होगा? जब उस कंटेनर को सावधानीपूर्वक, किसी रिएक्शन को ऐसे ही नहीं टच कर देना है, पूछ के, टीचर से पूछ करके, जो गाइडर है उनसे पूछ करके टच करना है, तो वो क्या होगा? वो ठंडा है, ठंडा पता चलेगा। इसका मतलब जो रिएक्शन कराएं हम, वो रिएक्शन कैसा, जिसमें हीट देना पड़ा, वो हीट जिसमें हीट देना पड़ेगा वो रिएक्शन को क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जिसको हिंदी में उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया का ठीक अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? एक में हीट देना पड़ता है और एक में हीट देना नहीं है। आउटपुट में ऑटोमेटिक हमको क्या मिल जाता है? हीट मिल जाता है। अच्छा, उष्माशोषी रिएक्शन का एक और एग्जांपल है। कच्चे अंडा को बॉयल करिए, देखिए कच्चा अंडा है, उसको बॉयल करेंगे, एक नया प्रोडक्ट बन गया। अंडा क्या हो गया? ठोस फेज में बन गया। अब ठोस फेज में बन गया तो वो हीट देने पर ही तो बना। इसलिए एक ऐसा रिएक्शन है, एक तरह से कहें भी तो, कि लिक्विड से सॉलिड फेज में बनता है हीट देने के बाद। नहीं तो जनरली जितने भी रिएक्शन है वो जिसको हीट करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड बनता है। और वो एक ऐसा रिएक्शन है, अंडा जो बॉयल अंडा है, जो गर्म होना, ये सॉलिड फेज में जाना, ठोस अवस्था में जाना, वो रिएक्शन हो जाता है जो लिक्विड से किस में चला जाता है? सॉलिड फेज में चला जाता है। तो वो भी जो अंडा का जो बॉयल होना होगा, उबालना अंडा का, वो उष्माशोषी अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया में। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसा है देखिए। यह कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में कहने का मतलब पता है क्या हो गया? बाजार से जाते हैं, चूना नहीं खरीद के लाते हैं, वो चूना की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, उस चूना की बात कर रहे हैं। एस मतलब सॉलिड फेज में, केमिस्ट्री में ऐसे लिखा जाता है। नीचे ठोस नहीं लिखना है, एस सॉलिड लिखिए। इस तरीके से स्टैंडर्ड पैमाना दिया गया है IUPAC के द्वारा, एक संगठन है उसके द्वारा। उसी तौर तरीका को हम लोग फॉलो करके लिखते हैं चीज़ों को। दूसरा पानी है। अब पानी में अब नोन है लिक्विड फॉर्म में। देखिए यहाँ पर ये लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? पानी 3 फेज में होते हैं जो हम लोग देखते हैं। आइस के फॉर्म में भी है, वेपर के भी फॉर्म में है, और लिक्विड जो हम पानी पीते हैं उस फेज में भी है। तो यहाँ जो पानी चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड के लिए, किसका ऐसा पानी चाहिए? लिक्विड पानी चाहिए। इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिए। दिवाली के समय हम लोग क्या करते हैं? चूना लेकर आते हैं, मार्केट से चूना लेकर आते हैं, एक नाद में चूना रखे, पानी रखते हैं उसमें, और पानी रख के चूना रखिए, है ना, पानी रख के चूना की सावधानी से रखना होगा। जैसे ही रखते हैं क्या बन जाता है? वो उसको बहुत खौलने लगता है। वो देखिए वो खौलने लगता है, और खोलते 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 अब जब देखेंगे उसमें से हीट उत्पन्न होता है। कैसा उत्पन्न होता है? हीट उत्पन्न होता है। मतलब ये आउटपुट में तापमान दिया। अब एक छोटा सा प्रैक्टिकली एक छोटा सा बाउल ले लीजिए। बाउल वो मेटल का हो तो ज़्यादा अच्छा है समझने के लिए। उसमें थोड़ा सा चूना और थोड़ा सा पानी रखिए। आप बाउल को टच करेंगे तो आपको गर्माहट फील होगा। इसका मतलब क्या है? पहले से चूना को गर्म नहीं किए थे। नॉर्मली वो चूना जब हाथ से छू के निकाले थे तब देखे थे क्या कि वो चूना ठंडा ही है, और केवल उसमें पानी रख दिए। हम पानी रख दिए थोड़ा सा अमाउंट में, जितना अमाउंट में चूना है उसी के रेशियो के हिसाब से पानी को रखिए, और क्या बन गया? ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आउटपुट में क्या मिला? टेम्परेचर मिला। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसा आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर चीज़ को एक एक करके देखिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इस तरीके से समझिए, शादी कराने वाला अगुआ, शादी कराने वाला जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ का मीडिएटर उत्प्रेरक है। देखिएगा मीडिएटर जो होगा वो क्या करेगा? न लड़की पक्ष से न लड़का पक्ष से है, लेकिन तब तक इन्वॉल्व रहता तब तक ब्याह शादी ना हो जाए।
तो ये है उत्प्रेरक का काम। वो दोनों को मोटिवेट करके रखता है, ब्याह शादी करा देता है, फिर उसका काम है। उससे पहले भी उसके लाइफ में नहीं था या थोड़ा बहुत था, बाद में भी जैसे पहले नॉर्मल था, बाद में नॉर्मल स्थिति में चला जाता है। तो उत्प्रेरक को ऐसे याद रखिए, कैटलिस्ट को, अगुआ टाइप की चीज़ों को आप नॉर्मली चीज़ों को समझेंगे। इसका डिफिनीशन भी कभी कभी पूछे जाते हैं। देखिए, उत्प्रेरक क्या होंगे? वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति से किसी अभिक्रिया की दर कम या अधिक हो जाती है। वो रहेगा तो हो सकता है रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाए, चाहे रिएक्शन को कमा भी दे। जैसे बीच में कोई आदमी आता है तो क्या होगा, या तो आपका कुछ काम को बढ़िया से बना दे, नहीं तो आपका बना हुआ काम को क्या कर दे, वो खराब कर दे या उसको नॉर्मल कर दे। वो उत्प्रेरक का दोनों काम है। क्या करेगा? जो काम करने का जो दर है, जो अभिक्रिया का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको क्या करेगा, वो कम भी कर देगा या ज़्यादा भी कर देगा, दोनों कर सकता है। और ये तब तक रहता है, इसी को उत्प्रेरक कहते हैं। और ये उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है। मतलब जो उत्प्रेरक इन्वॉल्व है वो ऐसा नहीं कि किसी रिएक्शन में भाग ले लेता है, नहीं। अगुआ को कभी नहीं देखोगे कि जाके कोई लड़की पसंद आएगी उससे ब्याह कर लिया, ऐसा नहीं होगा। वो बस क्या किया, शादी ब्याह करा दिया, हट गया। या जमीन के ब्रोकर में जो मीडिएटर है वो क्या, वो जमीन नहीं लेता है, वो तब तक इन्वॉल्व हुआ, इन्वॉल्व होने के बाद क्या हुआ, अपना चल दिया, अपने रास्ते चल दिया। तो उसको समझना है, उत्प्रेरक को इस तरीके से हम लोग समझेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ को, जितना भी ग्लोबल स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है ना, 2-3 बार देख लेंगे ना इसको, वीडियोस को, तो आपको एक अलग कंसेप्ट पता होगा और फिर आपको याद हो जाएगा अच्छे से। बहुत बेसिक चीज़ों से बताया जाएगा आपको। अभी तो एक से एक सब्जेक्ट आपका आना बाकी है। अब देखिए, बात आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखेंगे कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रासायनिक अभिक्रिया लिखने में अगर आप गलती करते हैं तो समझिए कि आपके पास केमिस्ट्री का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही ध्यान से लिखना जरूरी है। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर इस पीडीएफ के फॉर्म में जो लिखा हुआ हम लोग उस पर आएंगे। देखिए, जैसे हम पहला क्या होता है, अभिकारक है, अभिकारक का ही तो उपयोग करना है। अब देखिए, अभिकारक जो हम लोग यूज करेंगे, 1 से 2, जैसे रिएक्टेंट 1 ले, 2 ले या 3 ले, जिसको हमको रिएक्शन कराना है, उसके बीच में कैसा साइन रखना है, प्लस का साइन रखना है। गोल घेरना नहीं है, सिंपल प्लस करके लिखना है। हम लोग रिएक्शन करेंगे, बताएंगे आपको। उसके बाद जो अभिकारक है, रिएक्शन वगैरह करके कुछ फेनोमेना होगा फिजिकल में, कभी हीट देना पड़ेगा, कभी बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, कभी वेपर से रिएक्शन कराना पड़ेगा, कभी कैटलिस्ट को एंट्री कराना पड़ेगा, जो अगुआ का है उसको रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो अभिकारक किस में चेंज हो जाएगा, उत्पाद में चेंज हो जाएगा। उत्पाद 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो निर्भर करेगा रिएक्शन कैसा है और जो अभिकारक लिए हैं, रिएक्टेंट लिए हैं, वो किस टाइप का है। अब उत्पाद जो होता है, जिसको प्रतिफल भी कहते हैं, अगर 1 से अधिक बनता है उसमें भी कैसा साइन रखना है, प्लस का साइन रखना है साथ में, ताकि पता चले कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बना है इस रिएक्शन में। फिर उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के नाम और उसके रासायनिक सूत्र को लिखना जरूरी है। जो भी हमने अभिकारक यूज़ किया है या जो प्रतिफल आया है, जो रिएक्शन को उत्पाद आया है, उसको क्या करेंगे, उसे केमिकल फार्मूला का नाम लिखेंगे। जैसे समझने के लिए, अगर आप क्या लिखते हैं, जल अगर उत्पाद में बना है तो ये सब केमिकल रिएक्शन को लिखना जरूरी है। क्या लिखाएगा, H2O। ये सब चीज़ आना जरूरी है, हम लोग सिखाएंगे इन सब चीज़ों को। कुछ चीज़ ऐसे हैं जो अवक्षेप के रूप में बनते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं, कंटेनर के नीचे जम जाते हैं, सॉलिड फेज में होके जम जाते हैं, हार्ड बन के। तो उसको किस टाइप से, इस ढंग से लिखते हैं। एरोहेड को क्या करते हैं, डाउन करके लिखते हैं, नीचे, तीर का निशान नीचे करके लिखते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गैसियस फेज में बनते हैं, उसके प्रतिफल के लिए कैसे लिखते हैं, इसको ऊपर की तरफ करके लिखते हैं। इन सब बेसिक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है। क्या समझे हम लोग कि जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, जितने भी अभिकारक हैं और जितने भी जो उत्पाद हैं, रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक है, जितने भी प्लस साइन रहेगा। प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक है, उसके बीच में प्लस का साइन रहेगा। रिएक्टेंट अकेले है, अकेले रह जाएगा, उसके बाद कोई आएगा तब तो प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, उत्पाद और प्रतिफल के बीच में प्लस का साइन देना है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में कैसा, एक ऐसे एरो हेड दिखाना है, तीर का चिन्ह दिखाना है। इसके लेफ्ट साइड में बाएं तरफ क्या होगा, अभिकारक होगा, और जो राइट साइड है वो क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा, उत्पाद होगा। ऐसा नहीं है कि राइट में उत्पाद लिख दिए, उल्टा करके लिख दिए, नहीं। लिखने का तरीका है ये तरीका IUPAC के द्वारा चलते आ रहा है, इस ट्रेंड को बताया गया है, वैसे ही फॉलो करके चलना है, वैसे ही लिखना है चीज़ों को। ठीक है, इसमें अवक्षेप जो बनेगा उसको एरोहेड नीचे करके देंगे, गैसीय प्रतिफल बनेगा उसको एरोहेड ऊपर करके लिखेंगे। और रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी जरूरी है। आगे भी बहुत सारे कंपटीशन में आपको बहुत सारी चीज़ें केमिकल फार्मूला पूछे जाते हैं। पढ़ाई का मतलब कि फिर आगे चल के वो यूटिलाइज हो जाए, काम हो जाए, इस तरीके से आप लोग मन लगा के पढ़िए।
आइए हम लोग आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण एक रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान बाईं ओर अभिकारक और लिखा जाता है, माने तीर के निशान के बाईं ओर किसको लिखा जाता है? अभिकारक को लिखा जाता है। और उसके बीच में क्या साइन देते हैं? प्लस का साइन देते हैं, हम लोग ने देखा अभी। इस पर तीर के निशान के दाईं ओर किसको लिखा जाता है? उत्पाद को लिखा जाता है। और उसके बीच में भी दो या दो से अधिक उत्पाद होते हैं, उसमें प्लस का साइन लिखते हैं। अब इसको समझिए, जैसे देखिए ये जो दो है, ये दो है और ये भी दो है, हम दो, हमारे दो, ये दो है। देखिए दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, इसको समझिए। अब ये एक है, इसके बीच में क्या साइन है? ये जो साइन है ये प्लस का साइन दिया गया ताकि बताया कि दो क्या है, ये दो क्या है, ये दो अभिकारक है। और दो जो प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया? ये भी जो साइन बताया, ये भी प्लस का साइन क्या बताया कि दो प्रोडक्ट बना है। साथ ही साथ ये इसको देखिए, जो एरो हेड है ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस अभिकारक से ये वाला उत्पाद बना है, ये प्रतिफल बना है। इसको हमेशा किधर लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग बायां तरफ, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बायां साइड लिखते हैं। और इसको किधर लिखते हैं? इसको लिखते हैं हम लोग दायां साइड लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। ये बात समझिए। अभिकारक के बीच में बाईं ओर हो गया और जो उत्पाद होते हैं वो कैसे लिखते हैं? दाईं ओर होते हैं। और दोनों के बीच में किस चीज़ का निशान लगा होता है? तीर का निशान लगा होता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कंकाली समीकरण। क्या है कंकाली समीकरण वो समझिए। हम लोग इसको समझने से पहले थोड़ा इसको देखते हैं। ये हो गया है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई आम भाषा में लोग बोल दिया कि लकड़ी है, उसको जला दिए तो राख बचा प्रोडक्ट में और कुछ धुआं हुआ। ये हुआ कंकाली समीकरण बोलचाल के भाषा में कि करना क्या काम है, एकदम स्केटल टाइप से बात को, फैक्चुअल बात। अब बाद में लिखा है लकड़ी के लिए कार्बन जलाते हैं इसलिए ऑक्सीजन O2 लिखेंगे, फिर एरोहेड देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्रोडक्ट जो ऐसी राख जो बचता है, एसएस बचते हैं वो ऐसी, लेकिन नॉर्मली फाइनली प्रोडक्ट में क्या मिलता है हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। तो ये हुआ। लेकिन कंकाली समीकरण कहने का मतलब क्या हो गया कि समीकरण को निरीक्षण कीजिए। जैसे ये समीकरण को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, इसको देखिए, देखिए क्या है निरीक्षण करने के लिए कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या को गिनिए। अब इसमें देखिए परमाणु की संख्या देखिए, मैग्नीशियम कितना है? बाएं तरफ कितना मैग्नीशियम है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 2 है। दाहिना तरफ में देखिए क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। इसमें मैग्नीशियम कितना है? इसमें 1 है। और ऑक्सीजन भी कितना है? 1 है। तो कंकाली समीकरण में केवल रिएक्टेंट क्या हमने यूज किया और प्रोडक्ट में क्या आया, केवल उसका पता चलता है। इस कंकाली समीकरण को बैलेंस करना होता है ताकि रिएक्टेंट में हम जो मटेरियल लिए हैं कितना कितना अमाउंट में लिए और जो उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, वो कितना कितना अमाउंट में बना है। जब उसको बैलेंस करते हैं तब जाके हमारा रिएक्शन बिल्कुल फिट बैठता है और उसमें बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज मिलता है, ताकि उसमें हीट दिया गया कि नहीं, हीट आउटपुट में मिला कि नहीं, कौन मटेरियल कितना अमाउंट में लिए, कौन सा कंपाउंड कितना अमाउंट में था, कितना मोल में था। जनरली कहिए मोल, कितना मोल में था। क्योंकि केमिस्ट्री में जो पदार्थ का जो हम लोग ऐसा यूनिट के टर्म में जो लेते हैं वो किस टर्म में लेते हैं? मोल के टर्म में लेते हैं। अवोगाद्रो जो है वो बताए थे कि एक मोल कोई भी मटेरियल उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर में होते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग बताएंगे, चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है, मज़े से पढ़िए बिल्कुल। अब रासायनिक अभिक्रिया को जो संतुलन करना, जो भी हम लोग देखे थे, जो कंकाली समीकरण है, कंकाली समीकरण को क्या करना है? संतुलन करना है, संतुलन करना है। तो देखिए इसके लिए मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। आप अपने सिलेबस में देखिए उसको हीट एंड ट्रायल मेथड समझिए। हीट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब कि आप अपने बुद्धि विवेक से कैसे किसी चीज़ को सोल्व कर लेते हैं, वो होता है सिंपल भाषा में हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड लिख दिए और ये कैसा साइड है? ये राइट साइड है, राइट साइड है। राइट साइड में हम लोग के पास जो एक रिएक्शन है, कैसा केमिकल रिएक्शन है जरा उसको देखिए अच्छे से। हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है मैग्नीज ऑक्साइड, Mn कहते हैं मैग्नीज को, Mg कहते हैं मैग्नीशियम को। मैग्नीज ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों को रिएक्शन कराया गया। तो प्रोडक्ट में हम लोग देख रहे हैं मैग्नीज है, फिर क्या है? ऑक्सीजन है, फिर क्या है? हाइड्रोजन है, और फिर क्या है? क्लोरीन है। ये सब है। कितना कितना है? गिन के देखिए, एकदम सिंपल सा। मैग्नीज 1 है, ऑक्सीजन O2 2 है, ये देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और क्लोरीन कितना है? 1 है। राइट साइड में देखिए मैग्नीज कितना है, फिर क्लोरीन है। कोई आगे पीछे लिखा है इसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मैच करा लेंगे। क्लोरीन है, फिर हाइड्रोजन है, और फिर क्या है? ऑक्सीजन है। ये तो क्लोरीन ही तो है, तो उसी में गिन के लिख लेंगे हम लोग।
ठीक है। रिएक्टेंट में देखिए क्या है, ये बनता है मैग्नीज क्लोराइड। मैग्नीज क्लोराइड बना प्रोडक्ट में, वाटर बना, जल बना H2O, और क्या बना, क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस एरोहेड ऊपर है, मीन्स हवा में, अगर उसको कंटेनर में पैक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हवा में चला जाएगा, वो हवा में चला जाएगा, वातावरण में चला जाएगा, क्लोरीन गैस है। देखिए इसमें मैग्नीज एक जगह यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ 2 है, ये 2 4 है, ये क्लोरीन 4 हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मैग्नीज 1 है, चलिए ठीक है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया आपका 1। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन जहाँ है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमने यहाँ बढ़ा दिया 2, मतलब ऑक्सीजन अब 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। ध्यान रहे केवल ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ है, हाइड्रोजन पहले 2 था, अब 2 होकर के और कितना हो गया, फाइनली 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। इस तरफ देखिए हाइड्रोजन कितना है आपके पास, 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 से बढ़ के कितना हो गया आपका 4 हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन 4 हो गया। मिला करके देखिए यहाँ पर क्लोरीन 4 है, ये दोनों सही है। मैग्नीशियम यहाँ पर हमको मैग्नीज लिखना है, Mn लिखना है, ये मैग्नीशियम लिखा, Mn लिखना है, ठीक है, ये Mn है, साफ से लिख दे रहे हैं, घबराना नहीं है, ये Mn है, हम मैग्नीज लिखा गया था। चलिए देखिए ये Mn है, मैग्नीज है, मैग्नीज कितना है, 1 है। इधर भी मैग्नीज कितना था, इधर भी 1 है। चलिए आगे बात को हम लोग देखते हैं। ये मैग्नीज ओके डन। ये हो गया आपका ऑक्सीजन 2 था, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 है, ये भी डन, बराबर हो गया। हाइड्रोजन 4 है, ये भी हाइड्रोजन 4 हो गया, फाइनली डन। और क्लोरीन 4 है, इधर भी क्लोरीन 4 है, डन। मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया, तब क्या समझे कि 1 मोल मैग्नीज ऑक्साइड के लिए 4 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन कराएंगे तब मैग्नीज क्लोराइड 1 मोल बनेगा। कुछ भी नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं मीन्स 1 है, तो 1 मोल क्या नाम लेंगे, एक मोल इंग्लिश में लिखते हैं MOLE, और शॉर्ट में लिखते हैं MOL, ठीक है। अब ये हो गया 1 मोल मैग्नीज क्लोराइड बनेगा। 2 मोल प्रोडक्ट में क्या मिला, पानी, 2 मोल पानी। देखिए यहाँ पर पानी नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जल बना, और क्लोरीन जो है वो क्या हो गया, 1 मोल क्लोरीन आउटपुट में क्या होगा, वो वातावरण में चला जाएगा। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अगर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है तो ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड हम यूज करते रहते। अब हम एक बार लिख लिए तो क्या करते, नीचे एक लाइन और लिखते, फिर उसको प्रेस करते, वो जो फाइनल लाइन में आकर जो कंप्लीट हो जाता वही हमारा फाइनल रिएक्शन होता, जिससे हमको अमाउंट का पता चलता। आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज। अब देखिए दूसरा और रिएक्शन है, ये रिएक्शन को जरा सा देखते हैं। इस रिएक्शन में है क्या क्या चीज, तो सबसे पहला देखिए रिएक्शन है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता है कौन है, वही जो चूना में पानी मिलाए थे। चूना में पानी मिलाने के बाद जो बचा हुआ था, जैसे रात में छोड़ दिए नाद में भर के, और उसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा देते हैं। तो ये रिएक्शन भी ऐसे भी जानना है एक चीज़ को, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, माने चूना जल के साथ, कह लीजिए उसको चूना जल के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर दूधिया हो जाता है। पूछा जाता है दूधिया, मिल्की कलर हो जाता है, जैसे कि दूध है वैसा। अब समझिए इसको, एक प्रैक्टिकल चीज़ को, टॉपिक से थोड़ा सा हट के हम लोग बात करते हैं। देखिए है केमिस्ट्री का ही बात। दिवाली के समय, अभी दिवाली कुछ दिनों में आ रही है, दिवाली में क्या करिए कि आप देखिए होंगे ऑब्जर्व करके कि आप घर का पुताई करिए, चूना से पुताई करिए। जिस दिन पुताई करिएगा उस दिन उतना बढ़िया नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उस घर में लाइट आ जाता है। लाइट आने का मतलब कि वो शाइनिंग जो है ना चूना का, वो ज़बरदस्त होता है। पता है क्या किया आप, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा दिए ना उसके इसमें, मैंने दीवार में, और वो वातावरण से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रहा था एटमॉस्फेयर में 0.03% है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि बढ़ते भी जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते हैं। अभी कार्बन डाइऑक्साइड से उसको रिएक्शन होता गया। हाँ ये बाजू कि थोड़ा स्लो रिएक्शन है, 1-2 दिन समय लग गया, लेकिन उसके बाद जब रिएक्शन जब हो जाता है ना तो क्या बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो मार्बल का रूप है, मार्बल का एक बेसिक रूप कहिए उसको, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसा बन जाता है प्रोडक्ट में, कैसा बन गया, और साथ ही साथ जो पानी बनता है, आप कहेंगे सर दीवार तो सूखा रहता है, भींगा हुआ नहीं रहता है, तो वो पानी जो बना ना वो वेपर बन के वातावरण में चलते जा रहा है। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ गया, जो हाइड्रोजन है वो वेपर बन के, क्योंकि दीवार पे धूप है, चाहे वातावरण में इतना गर्मी है जिसके चलते वो वातावरण में चलते गया, तो ये फाइनली मिलता है जिस दीवार का शाइनिंग हो जाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। आइए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम लोग। वो रिएक्शन का एक पद्धति था, मैकेनिज्म था, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया।
यहाँ पर क्या है, हमारे प्रोडक्ट में कैल्शियम है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन है। ध्यान से, फिर क्या है, यहाँ कार्बन है। एक्सीडेंट नहीं होना है, बिल्कुल नो घबराना, समझे। यहाँ प्रोडक्ट में क्या है, कैल्शियम है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर हाइड्रोजन है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर इधर पहले कैल्शियम लिखते पहले कैल्शियम फिर ऑक्सीजन तो फिर ऑक्सीजन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है चीज़ों को। यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है। यहाँ देखिए OH को ब्रैकेट में रखा गया है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, या फिर यहाँ आगे भी भर के देख लीजिए है कि नहीं, तो यहाँ पर 2 है, 2 2 कितना हो गया है, 4 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन कितना है इसमें, कार्बन इसमें 1 है, ये लिख लिए। इसमें देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कितना है, तो इसमें कैल्शियम मिल गया आपको 1 है, क्योंकि इधर तो कैल्शियम है नहीं। इधर कार्बन कितना है, ये 1 ही है कार्बन है। ये ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और ये हाइड्रोजन कितना है, 2 है। जरा समझिए चीज़ों को, मिलाइए तो फंडा। कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4 तो ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 तो कार्बन 1। पता है ये जो है कैसा है, ये बैलेंस है। कैसा है ये रिएक्शन, जो एग्जाम्पल था वो कैसा है, बैलेंस है। ये रिएक्शन हम इसलिए दिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इनमें से कौन सा रिएक्शन बैलेंस है, चाहे बैलेंस नहीं है करके दे दिया जाता है, तो आपके पास वो फंडा पता होना चाहिए। कभी कभी जो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो लिखाता है रिएक्टेंट के रूप में जो लिखते हैं हम लोग, वो बैलेंस रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ तो वहाँ है नहीं, एक बार चेक कर लेना है। तो ये जो ऊपर जो रिएक्शन था वो क्या था, अनबैलेंस था, हम लोग को उसको बैलेंस करना पड़ा। बैलेंस करना मतलब कि कितना अमाउंट में हम रिएक्टेंट लिए और कितना अमाउंट में हमारा प्रोडक्ट बना। अभिकारक कितना अमाउंट में था, उसको कह लीजिए परिमाण में, और जो उत्पाद था वो कितना परिमाण में बन रहा था, उसका कैलकुलेशन ही बैलेंस को सिखाता है। चलिए हम लोग इधर आते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के जो हम लोग प्रकार हैं, वो बहुत तरह के प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उसको देखना है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, इसको कहेंगे, क्या नाम देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत आगे काम आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बना है, रेडॉक्स रिएक्शन बना है। आप समझिए बात को, ये सब चीज़ चैप्टर जो है आपको आगे 10+2 में जब मैट्रिक के बाद आप पढ़ेंगे बहुत काम आएगा। और जनरली आप देखेंगे अभी जितना जो कंपटीशन का ट्रेंड हो गया है, साइंस से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, मैथ्स और साइंस का फेज बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। फिर जी के जीएस पोर्शन तो रहता है, ये तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखिए दो अलग अलग रिएक्टेंट मिल करके, दो अलग अलग रिएक्टेंट मिल किया एक ही प्रोडक्ट बनाए, या एक से माने दो अलग अलग चीज़ ना वो जुड़ के एक हो जाए, जुड़ के क्या हो जाए, एक हो जाए, उसको संयोजन कहते हैं। दो अलग अलग, तीन अलग अलग होके प्रोडक्ट फाइनली एक हमको यौगिक के रूप में मिलता है, उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है वियोजन। इकट्ठे होगा, दो या दो से अधिक रूप में विभक्त हो जाएगा, बट जाएगा, वो कहते हैं वियोजन। संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन होता है। तो ये दोनों अच्छे से समझ जाएंगे, विस्थापन भी देखेंगे, सब अच्छे समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया, इसको कहते हैं इंग्लिश में कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना। अब इसमें देखिए अब कैसे कंबाइन करना, कब कैसे कंबाइन करना। तो पहला जो फेज देखते हैं कि जो दो तत्व आपस में संयोजन करके क्या बनाते हैं, फिर देखेंगे कि एक तत्व एक यौगिक हो, और फिर देखेंगे दोनों के दोनों यौगिक हो। ऐसे भी तो रिएक्शन में जुड़ सकता है ना, कि रिएक्शन के जो अभिकारक हो वो क्या हो सकते हैं, या तो दोनों तत्व होंगे अभिकारक के रूप में, फाइनली एक कोई बनेगा वो यौगिक बनेगा, क्योंकि दो या दो से अधिक तत्वों के जो आपस में मिलने से, जो एक परफेक्ट रेशियो में मिलने से क्या बनता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। किसी भी रेशियो मिलेगा उसी को तो मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोयले का दहन के बारे में देखें। कोयला मतलब क्या है, कोयला मीन्स है कार्बन, दहन मीन्स क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना। अब कोयला दहन किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बनता है, हीट बनता है। भोज में देखते हैं हीट रहता है, खूब हीट बना। तो ये जो क्या हो गया ना, दो या दो से अधिक तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, कहने के लिए मॉलिक्यूल के फेज में आ रहा होगा, लेकिन है तो ऑक्सीजन। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना, एक ठो बना। तो ये किसका था, दो तत्वों के बीच का संयोजन था। इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक हो और एक प्रोडक्ट बने, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, पहचानना भी हो जाता है। और ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा तत्व तो है नहीं ना, ये तो एक नेचुरल फीलिंग्स है,
ये तो फीलिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। जल का निर्माण में वातावरण में जो होता है हाइड्रोजन ऐसे इस फॉर्म में होता है H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, और फाइनली क्या बनता है 2 मोल पानी बनेगा। 2 मोल क्या बनेगा, पानी बनेगा। एक तत्व हाइड्रोजन हो गया, एक एलिमेंट, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, क्या बन गया, ये जल बन गया। ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। दूसरा अमोनिया का निर्माण, वातावरण में क्या है भाई, वातावरण में नाइट्रोजन है और रिएक्शन किससे हो गया, हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है, क्या बनाता है, ये बनाता है अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब इसको देखिए तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनता है। इसको बैलेंस करिए, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जरा इसको चीज़ को देखिए, इसको देखिए। अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 नाइट्रोजन लिख दें, नाइट्रोजन डबल के, लेकिन हाइड्रोजन को आपने क्या किया, हाइड्रोजन को तो 6 कर दिया। ये वाला पोर्शन मतलब कि जस्ट लाइक समझिए ऐसे ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट। तो ये पहले से 3 था, 2 ठो और 6 गुना हो गया। तो यहाँ पर 6 तो है, 2 तो है ही, तो 2 के कितना सेट, 3 सेट। तो ये हो गया बैलेंस। हम लोग चलिए बैलेंस भी करना सीख लिए। तो 2 एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इसको कहेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल थे, किसके एग्जाम्पल थे, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग जो पहला पार्ट को जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला पार्ट, ये जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो अब तत्व के साथ क्या हो सकता है, एक तत्व हो दूसरा यौगिक हो, फिर क्या होगा, दोनों को दोनों यौगिक हो, है ना। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। हम लोग आगे देख रहे हैं, जैसे एक तत्व और एक यौगिक हो, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड को लिखते हैं SO3, क्या लिखते हैं, SO3। अब SO3 का जो उत्पादन लिखना है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बना, ये उत्पादन में लिखना है। देखिए अब समझिए, अब हमारे नेचर में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन फिर से क्या हो जाए, ऑक्सीजन से हो जाए, तो क्या बनता है प्रोडक्ट में, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, SO3 का निर्माण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, कोयला के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। जब उसका दहन करते हैं तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यही तीनों गैस जो है ना एसिड रेन का सबसे मेन है, क्योंकि कहाँ चले जाते हैं, वातावरण में, और बारिश के पानी के साथ क्या होते हैं, घुलते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करते हैं और H2SO4 का निर्माण करते हैं। बहुत ही क्या होता है, ये कोरोड करने वाला, कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड, या जो फीमेल जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो लोग कहते हैं क्वीन ऑफ एसिड। अपने अपने हिसाब से रखिए उसको, है ना, इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं। तो ये दो, ये भी एक क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये क्या है, ये एक कंपाउंड है, ये यौगिक है, और ये क्या है, ये आपका तत्व है। ये आपका क्या है, ये तत्व के रूप में है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अणु कहते हैं, क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यौगिक है, यौगिक है। तो एक यौगिक और दूसरा क्या है जुड़ा हुआ, इससे तत्व है जुड़ा हुआ, और फाइनली जो प्रोडक्ट मिला, एक ही प्रोडक्ट मिला जिसको क्या है, यौगिक है। ये इसका एग्जाम्पल था। एक इस टाइप के एग्जाम्पल भी है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। चलिए आते हैं, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा वो देखिए। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाना है हमको, प्रोडक्ट में क्या बनाना है, P2O5, P2O5, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब इसमें क्या होता है कि फास्फोरस जो ट्राइऑक्साइड है P2O3, क्या कहेंगे, P2O3, ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है जनरली सॉलिड फेज में होता है, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। P2O3 का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन जाएगा। अब ये देखिए, ये यौगिक हो गया, ये क्या हो गया, यौगिक है, और ये क्या है, एक तत्व है, और ये भी क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब इस टाइप का रिएक्शन को कैसा रिएक्शन कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे संयोजी रिएक्शन कहेंगे। संयोजी कहने का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन के रूप में बनता है, वैसा रिएक्शन को कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। जब ये जो नेक्स्ट है हमारा जो ये समझने के लिए, वो एक यौगिक है, दूसरा भी क्या है, यौगिक है। एक यौगिक है और दूसरा भी क्या है, यौगिक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कैसे होगा, सल्फर ऑक्साइड है ना, और उसके साथ क्या मिल जाए, एक दूसरा यौगिक क्या बन जाए, पानी बन जाए। अभी जब पानी बनेगा साथ साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, H2SO4, H2SO4, ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये भी क्या है, ये भी एक यौगिक है, ये भी क्या है, यौगिक है, ये भी यौगिक है, और ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक सिंपल यौगिक का ये भी एग्जाम्पल है। ये दोनों एग्जाम्पल बन के ये भी क्या बन गया, ये भी क्या बन गया, यौगिक बन गया। तो यौगिक पहला रिएक्टेंट, दोनों के दोनों रिएक्टेंट कैसा हो, यौगिक ही हो।
ठीक है, उसके लिए एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे संयोजी रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। सोडियम ऑक्साइड का जल के साथ संयोजन, सोडियम ऑक्साइड का जल के साथ क्या करना है, संयोजन करना है। क्या बनता है वो देखिए, सोडियम ऑक्साइड NaO, सोडियम ऑक्साइड NaO नहीं Na2O, क्या कहेंगे Na2O। इसका किसके साथ रिएक्शन है, जब इसको पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे, किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, पानी के साथ रिएक्शन करा देंगे, प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम प्रोडक्ट में बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ये यौगिक है, दूसरा ये यौगिक है, फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, ये तीसरा यौगिक है। तो आशा है आप लोग को ये जो हम संयोजी रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं समझे, वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। टॉपिक को बारी बारी से एक एक करके उसको देखते चलिए, समझते चलिए। काफ़ी रिएक्शन जो बताया जा रहा है उसको एक एक करके एग्जाम्पल को आप लोग को देखते चलना है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ जो संयोजी रिएक्शन है उसका का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया। जैसे हम लोग कोयले के एग्जाम्पल को हम लोग ने देखा ही कि कार्बन है, कार्बन सॉलिड फेज में है, और ये सॉलिड फेज में भी लिखा गया है, ये अच्छा है, ऑक्सीजन है, और ये गैसियस फेज में है ना। तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, फाइनली प्रोडक्ट क्या बना, गैस के फेज में बना। ये रिएक्शन समझाया गया आपको। दूसरा रिएक्शन क्या है आपका, जल का बनना। जैसे हम लोग पानी को ले लें, पानी कैसे, सॉरी हाइड्रोजन को ले ले जो किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, और जो ऑक्सीजन है वो भी किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, H2O बनते हैं, और किस फेज में मिलते हैं, बनते हैं लिक्विड के फॉर्म में मिल जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, अब ये सल्फर है, सल्फर कैसा फेज में होगा, तो सल्फर सॉलिड फेज में होगा। सल्फर जो होगा वो किस फेज में होगा, सल्फर होगा सॉलिड फेज में होगा। और इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो किस फेज में होगा, जो गैसियस फेज में होगा, जो गैस के रूप में होगा। जब सल्फर आपस में क्या होगा, जब मिलेंगे आपस में दोनों क्या बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनेंगे, और ये कैसा होगा, ये गैसियस रूप में होगा। ये रिएक्शन भी समझ में आ गया, ये रिएक्शन भी समझ में आ गया। अब ये जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी संयोजी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आपसे पूछ दे कि लोहे में जंग लगना किस टाइप के रिएक्शन का उदाहरण है, किस टाइप के विक्रिया का उदाहरण है, तब वो देखिए। अब क्या FeSO4 क्या है, ये लोहे में जंग लगना जो फेरस ऑक्साइड का बनना कहते हैं, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट FeSO4, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट है। ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में है। उसके साथ देखिए लोहे में जंग लगना जो है, इसको हम लोग एक ऐसे तरीके से हम लोग समझते हैं। उस रिएक्शन के बाद इस तरीके से समझिए, लोहा है ना, आयरन है, समझिए फेनोमेना क्या हो रहा है, आयरन है। आयरन के बाद जब जनरली आप देखो साइकिल आप चलाते हैं, साइकिल के रिम में जब बारिश में घूम फिर के आते हैं, क्या हो गया, उसके ऊपर पानी लग जाता है। क्या हो गया, पानी लगा, भीग गया, वो भीग गया। वातावरण से क्या लिया, वो ऑक्सीजन लिया। यही फेनोमेना होता है उसके पास। ये थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है। देखिए कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। अलग अलग रिएक्शन का टाइप है। कुछ रिएक्शन होते हैं कि एकदम स्पॉन्टेनियस, तुरंत होगा, विस्फोटक टाइप से रिएक्शन होगा, जैसे पटाखे का चलना, ये सब विस्फोटक टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है। खाने का बनना, ये सब धीरे धीरे, खाने का पचना उतना भी स्लो नहीं है, 2-4 घंटे में रिएक्शन हो जाता है। लेकिन ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए 5-6 घंटा समय लेता है। या कभी आप इवनिंग में साइकिल लगा दे भिंगा करके, उसको देखिए साइकिल का रिम भैया, और उसके बाद देखें सुबह में तो उस पर जंग लगना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन और सब रिएक्शन के कंपेयर में क्या है, कम है। लेकिन फंडा यही होता है, लोहा होना चाहिए। उसका दूसरा जो नाम होता है फेरस नाम होता है, Fe से डिनोट करते हैं। इसमें जलवाष्प कह लीजिए या पानी का मात्रा कह लीजिए, और वातावरण से क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, और ये जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनता है, Fe2 क्या बोलते हैं, FeSO4, फेरस, लोहे में जंग लगना, फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 क्या बनेगा, ये Fe2O3 बनेगा। इसको कहते हैं जंग, कहते हैं क्या कहते हैं, जंग लड़ाई वाला जंग नहीं, ये कहते हैं लोहे का जंग। क्या कहेंगे, लोहे का जंग। आप समझिए। आप एक चीज़ और प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखिए, जब जंग लगा हुआ लोहा आप किसी कबाड़ी वाला से बेचते हैं, वो क्या करता है, उसको नहीं लेता है। वो लोहे में जंग लगने से लोहा का जो वजन है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि उस फेरस के साथ क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। उस फेरस के साथ ऑक्सीजन मिल गया। उसको क्या चाहिए, केवल
फेरस चाहिए, केवल लोहा चाहिए, क्योंकि लोहा का आपको पैसा दे रहा है, ऑक्सीजन का तो पैसा दे नहीं रहा है। इससे उसको पटक पटक के पहले क्या करता है, पहले उसके जंग को पूरी तरीके से झाड़ देता है, उसमें से हटा देता है, रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद केवल वो लोहा ले जाता है। ठीक है, तो लोहा में जंग लगने से लोहा को कोरोड करता है, कोरोड करने से लोहे का क्या होगा, वजन बढ़ जाता है। वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि मॉइस्चर को भी कंटेन करके रख लेता है वो, साथ ही साथ वाटर को भी कंटेन करके, है ना, इसमें वाटर को भी ये ऑब्जर्व करके रखता है। ठीक है, अब देखिए एक रिएक्शन इधर बताया गया आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब ऐसा अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें ऊष्मा क्या हो, निकलती है। कब निकलती है, रिएक्शन के दौरान ऊष्मा निकलती है। जैसे यहाँ पर दिया गया मीथेन का एग्जांपल। मीथेन को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, जो जलवाष्प है वो निकलता है। मीथेन CH4 उसको क्या किए हम लोगों ने इसको जब जलाया तो क्या बना, प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बना, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के साथ और क्या प्रोडक्ट बना, हाइड्रोजन जलवाष्प बना। और साथ ही साथ क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। मीथेन गैस को ही कैसा गैस कहते हैं, मीथेन को ही हम लोग कैसा गैस कहेंगे, मार्स गैस कहते हैं। मीथेन का ही इसका दूसरा नाम कैसा गैस है, मार्स गैस है। मार्स गैस मतलब कीचड़ में यही गैस रहता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक धान का खेत है या वैसा कोई भी खेत जिसमें कीचड़ है, उसमें कौन सा गैस होने का चांसेस है, तो कैसा गैस कहेंगे, मीथेन गैस कहेंगे। ये एक बहुत पॉपुलर कंपटीशन में एग्जाम्पल में क्वेश्चन को ये पूछा भी गया था। देखिए क्लास 10 के 9, 10 यही सब तो साइंस का सिलेबस ही है कंपटीशन में पूछे जाने वाला। इसको बहुत बारीकी से ढंग से पढ़ लीजिएगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा कंपटीशन के लिए, बस रिवीजन कर लेना है, थोड़ा सेट प्रैक्टिस मार लेना होगा। इसलिए अभी मजे से पढ़ लीजिए, आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। श्वसन किसका उदाहरण है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कोशिकाएं क्या करती है, श्वसन के दौरान ऊष्मा को क्या करती है, रिलीज करती है ना। श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, जो रेस्पायरेशन का काम, ब्रीदिंग है, वो क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है, जिसमें कोशिकाएं श्वसन के दौरान क्या करती है, हीट को रिलीज करती है। हीट को क्या करती है, रिलीज करती है। हमारे शरीर के जो हीट होते हैं उसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आप देखेंगे सांस को जो छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो देखेंगे आपको सांस जो है वो गर्म फील होगा। साग सब्जियाँ या सरे गले जो घास फूस है या जो पत्ते, ये सब विघटन हो गया, क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। और ये जो कंपोस्ट होना किसका एग्जाम्पल हो गया, ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये जो कंपोस्ट होते हैं तो इससे क्या निकलते हैं, हीट निकलता है। ठीक है, अब एक रिएक्शन है ऊष्माशोषी रिएक्शन हम लोग पहले भी इसको देखे हम लोग। ऊष्माशोषी रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जैसे ऊष्मा का शोषण होता हो, शोषण मतलब उसको हीट रिलीज नहीं कर रहा है वो हीट उसको चाहिए। अब हीट चाहिए, जैसे हम एक को बॉयल करने वाला जो आपको एग्जांपल दिए, उसको हीट चाहिए, वो क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कैसा रिएक्शन कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। आइए जैसे देखिए, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका समझ, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या बना प्रोडक्ट, बेरियम क्लोराइड बनाया और दूसरा प्रोडक्ट बनाया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया NH4OH। इसको यहाँ बैलेंस किया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको बैलेंस किया गया, जो टेक्निक से आपको सिखाया गया उसको बैलेंस किया गया है। ये जो रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन है, इसको क्या करना होगा, इसको क्या करना होता है, इसको इन दोनों कंपाउंड को ना हीट करना होता है। क्या करना होता है, हीट करना होगा, इसको हीट देना पड़ेगा। जब आप हीट देंगे तो क्या होगा, तब जाके ये प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रिएक्शन हो गया आपको कैसा, ऊष्माशोषी रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, जिसमें हमको क्या करना पड़े, हीट देना पड़े, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। कैसा अभिक्रिया के बारे में देखते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। संयोजन जो पढ़े थे, वैसी कैसा रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का उल्टा क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब वियोजन अभिक्रिया में देखिए, वैसा अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रिया वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद में निर्माण में होगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है और वो बट के किस में हो जाए, बी और सी, या सी और डी भी लिख दें, से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बढ़ जाए, ब्रेक डाउन हो गया। ये जो फंडा हो गया, ये रिएक्शन हो गया। कैसा रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ये रिएक्शन हो गया, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया।
ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्या है, उष्मीय वियोजन। पहला क्या फंडा होता है, उष्मीय वियोजन। मतलब उष्मीय वियोजन में क्या हो गया कि कोई भी हम पदार्थ को जिसको हमको विघटन करना है उसको क्या करना है, हीट कर देंगे। जैसे देखिए फेरस सल्फेट है, कैसा है, क्या है एग्जाम्पल, ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट FeSO4 एक कंपाउंड है, फेरस सल्फेट है। अब फेरस सल्फेट को क्या कर देना है, फेरस सल्फेट को हीट कर देना है। कंटेनर में रखिए, हीट कर दीजिए। ये हीट को दर्शाता है। हीट करने के बाद क्या बनेगा, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इतना चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर 2 रिएक्टेंट है, 2 से अधिक रिएक्टेंट भी बन सकता है। क्या बन जाएगा ये फेरस Fe2O3 क्या बनेगा, ये बनेगा Fe2O3, क्या बनेगा Fe2O3। उसके बाद क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इन सारे के सारे चीज़ों में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया है ना, एक संयोजन पढ़े थे, इसका ठीक उल्टा क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक, जब एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक कंपाउंड में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाए, उसको क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, समझिए, ये भी बड़ा प्रैक्टिकल बात है जिसको हम बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या करना है, अब इसको करना है हीट। क्या करना है, इसको क्या करना है, हीट कर दिए। सोचिए इसको, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, आपके घर में टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, वो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, समझिए। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है कि आप कभी भी टाइल्स या मार्बल लगा हुआ जो घर है उसके फ्लोर पे आप आग नहीं जलाते हैं ठंडा के दिन में, कभी भी क्यों नहीं जलाते हैं, मना किया जाता है। इस चीज़ को समझिए। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हीट मिलेगा ना, तब ये हीट मिलेगा तो घटना क्या होगा, समझिए। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट वो मार्बल नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो देखने के लिए आपके पास रहेगा नहीं, हीट के साथ वातावरण में निकलता जाएगा। लेकिन आपको देखने क्या मिलेगा, जो टाइल्स ना वहाँ का टूट गया, क्रैक हो गया, भंगुर जैसा हो गया, कुछ पाउडर टाइप का हो गया है। मतलब वही क्या है, वही है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए मना किया जाता है। घर में लोग केमिस्ट्री को नहीं जानते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में इतने घटना से अवगत हो चुके हैं ना कि कुछ एक बात एकदम बहुत परफेक्ट बताते हैं, वो चीज़ बहुत दिन बाद समझ में आता है। दादी लोग का बात कुछ ऐसा समझ में आता है कि अब समझ में आता है कि हाँ क्यों बोलती थी। सोचिए, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ उन लोगों का अपना एक नॉलेज है, अपना एक एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये जो हम लोग देखें वो कैसा देखें, जो उष्मा के हेल्प से बनता हो। किसके हेल्प से बनता हो, ये दोनों देखें। ये दोनों जो हम लोग देखें, जिसमें शामिल कौन है, इसमें शामिल है उष्मा है, हीट है। जो वियोजन अभिक्रिया हुआ किसके तरीके से हुआ है, हीट के तरीके से हुआ है। दूसरा होता है जो विद्युत के चलते, विद्युत वियोजन। कैसा वियोजन पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत वियोजन को पढ़ेंगे। देखिए ये विद्युत वियोजन मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। विद्युत वियोजन के देखते हैं। विद्युत वियोजन में जिसको यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे पानी है H2O है, और H2O को क्या करना है, जब इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर देंगे, फ्लो करा देंगे। इलेक्ट्रिक करंट को एक प्रोसेस के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि बाल्टी में पानी रख दीजिए बिजली, वो नहीं करना है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है। वो क्या हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और जो क्या हो गया, ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ये केमिकल, हम जब क्लास शुरू किए थे तो बताए थे कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसा टेक्निकली प्रोसेस के द्वारा हम जो कंपाउंड है उसको, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O बना था, वैसे ही H2O को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसके मूल रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फेज में इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, प्रकाश की ये वियोजन, सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया होना। देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या है, अगर सिल्वर क्लोराइड है, क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड है। अब सिल्वर क्लोराइड में जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट में इसको रख दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश जब इस पे पड़ेगा, तो क्या होगा, ये Ag अलग हो जाएंगे, Ag साहेब, और जो क्लोरीन है वो क्या होगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। मतलब चांदी अलग, क्लोरीन गैस अलग। इसलिए देखिए कभी कभी किसी कंपाउंड पर इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसको रखना कैसे है। जैसे सोडियम को खुली हवा में नहीं रखते, पानी के संपर्क में नहीं रखते, उसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को अगर खुली हवा में रखेंगे, सोडियम ऑक्सीजन से शानदार रिएक्शन करता है, विस्फोट कर जाएगा वो। इसलिए
कुछ केमिकल्स को लिखने का तरीका होना चाहिए आपके पास। आप ऐसे भी है कि जनरली कुछ केमिकल खरीदने जाएंगे लेबोरेटरी का सामान आपको नहीं मिलेगा, लेटर पैड पे स्कूल का मुहर वगैरह सब चीज़ दिया रहता है, या जो सिस्टम काम कर रहा है एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसी को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, आपके साथ खतरा हो सकता है, इसके चलते आपको नहीं मिलता। तो दो हम लोगों ने चीज़ को देखा, कौन कौन देखा? संयोजी रिएक्शन को हम लोगों ने देखा और वियोजन अभिक्रिया को हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग को आशा है क्लास मज़े से सारा चीज़ समझ में आया होगा। एकदम मज़े से मन लगा कर पढ़ते रहिए। ग्लोबल स्टडीज़ चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर डाउनलोड करिए, सारा के सारा वीडियोस मिलेगा आपको। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लास को। जो भी नहीं समझ में आता है उसको हम लोग के पास आइए, कमेंट करके बताइए। और इस साथ ही साथ आपको एक जो आपको नंबर दिया जा रहा है उस नंबर को क्या करना है, आपको उस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। नंबर है 7050804646, ये नंबर है। आप साइट पे जब आप साइट पे विजिट करेंगे तो लिखना है www. फिर लिखना है ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल, फिर STUDIES ग्लोबल स्टडीज़, फिर डॉट देना है, फिर लाइव, कोई स्पेस नहीं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है वेबसाइट। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल से क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाके हमारे वेबसाइट को सर्च करिए। उसके बाद ऐसा ही एक हमारे पास यूट्यूब चैनल है, कौन सा हम बता रहे हैं, यूट्यूब पे जाइए, जो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ये क्या जाना है, आपको लिखना है ग्लोबल GLOBAL ग्लोबल STUDIES स्टडीज़ लाइव। इसमें कोई स्पेस नहीं, इसमें देखिए यहाँ से लिखना है, डॉट नहीं देना है, ग्लोबल स्टडीज़ लाइव लिखना है। और इस चैनल को जाइए और प्लीज़ इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। और जो बेल आइकन है उसको, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, आपके पास सारा चीज़ मिलता जाएगा। हमारा क्लास केवल क्लास 10 के बोर्ड वाले के लिए ही नहीं है, ये क्लास उनके लिए भी है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनका बेसिक कमज़ोर है, वो भी देखेंगे, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। कुछ ही दिनों के बाद कंपटीशन का भी हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो रहा है। कौन सा कंपटीशन का होगा इसके बारे में आप लोग को बीच में बताएंगे, अवगत कराएंगे। थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करिए। फिर आगे देखिए लाइफ में कितना मज़ा आ जाता है जीने में आप लोग को।